नमस्कार साथियों। कहते हैं राजनीति विवादों और संघर्षों के समाधान का माध्यम है। कहते तो ये भी हैं कि राजनीति विरोधी हितों के बीच सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने की एक कला है। लेकिन जब बात भारत की राजनीति की जाती है तो संवैधानिक नैतिकता या लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थान पर यहां सत्ता और अवसर की राजनीति के प्रमाण दिखते हैं। हाल के वर्षों में ऐसे अनेक मुद्दे आए हैं जहां हम संवैधानिक संस्थाओं, पदों या प्रावधानों की वैधता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठते हुए देखते रहे। ऐसा ही एक वाकया इस समय पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में कुछ हुआ यूं कि पंजाब सरकार के द्वारा विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र आहूत करने की सलाह राज्यपाल को दी गई, लेकिन राज्यपाल के द्वारा पंजाब सरकार के इस सलाह को नामंजूर कर दिया गया। ऐसे में कई संवैधानिक और वैधानिक प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं और आज की इस चर्चा में हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न तो यह है कि आखिर पूर्ण बहुमत की आप सरकार को विश्वास मत हासिल करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दूसरा सवाल यहां पर यह भी उपस्थित होता है कि क्या राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करने के संदर्भ में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न यह बनता है कि आखिर राज्यपाल की भूमिका होनी क्या चाहिए और राज्यपाल इतने विवादित भूमिका में क्यों देखे जाते हैं। आइए इन्हीं मुद्दों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा हमने कहा, पहला प्रश्न यह है कि आखिर आप पार्टी को विश्वास मत हासिल करने की जरूरत क्यों पड़ी। वैसे तो प्रारंभिक हमारी राजनीति के दौर में विश्वास मत जैसा कोई धारणा प्रचलित नहीं था, लेकिन बाद में 70 के दशक के बाद जब सरकारों की अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, विशेषकर दल बदल जैसी प्रवृत्तियों के कारण, ऐसे में सरकारों के द्वारा यह शक्ति प्रदर्शन के एक हथियार, एक उपकरण के रूप में देखा गया, जहां सत्ताधारी दल स्वयं वह सदन में अपना बहुमत साबित करने का प्रयास करती है, जिससे विधायकों को यह संदेश या सांसदों को यह संदेश जाए कि सरकार स्थिर है और विपक्षी दल भी वहां पर सरकार या राजनीतिक दल को तोड़ने की कोशिश न करें। तो विश्वास मत असल में एक शक्ति प्रदर्शन होता है सत्ताधारी दल द्वारा, जिसके माध्यम से वह यह प्रदर्शित करते हैं कि सदन में उनका बहुमत है। अब लेकिन जब हम आप पार्टी के प्रदर्शन की बात और पंजाब की राजनीतिक परिदृश्य की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा डाउट उत्पन्न होता है। डाउट इसलिए कि 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा में अकेले 92 विधायक आप पार्टी के साथ हैं। तो आप पार्टी को कहां से यह डर लग रहा है कि उसके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यदि विधायकों को दल बदल के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो जो दल बदल विरोधी कानून है वह यह कहता है कि कम से कम 2/3 विधायक यदि पार्टी से अलग करके दूसरे पार्टी में विलय करते हैं तब कहीं जाकर कानून का संरक्षण मिलेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी 62 सदस्यों को कम से कम आप पार्टी से तोड़ना होगा, तब कहीं जाकर दल बदल वहां पर संभव हो पाएगा। व्यवहारिक रूप में यह उचित दिखाई नहीं देता कि विपक्षी दल इस तरीके की संख्या को प्रबंधित कर पाएंगे। फिर भी आप पार्टी को अगर आशंका है तो क्या ही कहा जा सकता है। आप पार्टी की आशंका अगर यह है कि हॉर्स ट्रेडिंग और इन सब खरीद फरोख्त, विधायकों के खरीद फरोख्त के कारण उसकी सरकार को अस्थिर करके विपक्षी दल नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, तो यहां पर भी पहले समझना होगा कि पंजाब विधानसभा के सदन की प्रक्रिया और कामकाज नियम के नियम संख्या 58 की अगर हम बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कम से कम 1/5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, और अगर पूरे विपक्षी दलों को भी मिला दिया जाए तो यह संख्या शायद ही वो प्राप्त कर सके। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो प्रस्ताव ही शुरू ना हो पाए विधानसभा में, तो फिर वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर इतना डर पंजाब की आप पार्टी में क्यों। जब विपक्षी दलों से इस बात पर प्रश्न किया जाता है तो उनका यह मानना है कि असल में यह आप पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। असल में वो एक पॉलिटिकल सिंपैथी वहां पर लेना चाहते हैं, जिससे वो अपने को एक पीड़ित दल के रूप में प्रदर्शित करें कि उनकी सरकार को लगातार अस्थिर करने या कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं और इससे जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है।
हालांकि आप पार्टी का यह मानना है कि जिस तरीके से हाल के वर्षों में अलग अलग राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और सरकारों को कमजोर किया गया या सरकारों को गिराया गया है, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम भी अपने विधायकों को यह संदेश दें कि हमारा सदन में पूर्ण बहुमत है और विधायकों को किसी भी प्रकार के डर या आशंका को अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है, सरकार स्थिर है। तो यानी कि आप पार्टी का यह मानना है कि वह एक मैसेजिंग करना चाहती है कि जो चीजें अन्य राज्यों में हुई हैं वो पंजाब में नहीं हो सकती हैं। वह विधायकों को भी संदेश देना चाहती है कि आप भी डरिए मत, आप भी निश्चिंत रहिए, सरकार पूर्ण बहुमत की है। विपक्ष को भी संदेश देना चाहती है कि अन्य राज्यों में जो आपने किया है वो यहां पर मत करिए। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो पक्ष और विपक्ष समझे, लेकिन इसकी वजह से जो संवैधानिक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे लिए चिंतनीय हैं। क्यों मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, आइए इस पूरे चर्चा के दूसरे भाग से हम इस बात को समझते हैं। हमने कहा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करने के लिए राज्य की सरकार की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं है, या उसे नामंजूर कर सकते हैं। अभी जो पंजाब में आप हालात देख रहे हैं इसके पहले भी ये मुद्दा आ चुका है। केरल में भी ऐसा ही वाकया हुआ था जहां केरल के राज्यपाल ने केरल सरकार के विधानसभा सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। कुछ ऐसा ही राजस्थान राज्य में भी हुआ था और अरुणाचल प्रदेश में तो अलग ही तरीके की स्थिति हो गई थी। 2016 में एक बड़ा चर्चित मामला आया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत कर लिया। मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। नमम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना था कि राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने या राज्य विधानसभा के विघटन करने की शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है और इस संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान में आया और राजस्थान के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही निर्णय दिया कि राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं विधानसभा अगर सत्र को आहूत करना है तो। यानी इसके पहले ही जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसाइड कर दिया है कि राज्यपाल की विधानसभा सत्र आहूत करने में कोई विवेकाधीन भूमिका नहीं है, तो भी इस तरीके की प्रवृत्तियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल पद के राजनीतिकरण पर एक सवाल तो खड़ा होता ही होता है। अब एक दूसरा यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अगर राज्यपाल ने यहां विधानसभा सत्र आहूत करने के कैबिनेट के प्रस्ताव को नामंजूर किया है तो राज्यपाल ने कुछ सोच समझकर किया है या केवल और केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से किया है। राज्यपाल का भी पक्ष देखते हैं। राज्यपाल का यह मानना है कि जो पंजाब असेंबली का प्रक्रिया और कामकाज नियम है, नियम संख्या 58, वह नो कॉन्फिडेंस का तो प्रावधान करती है, अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान करती है, लेकिन उसमें कहीं भी कॉन्फिडेंस मोशन का प्रावधान नहीं है, विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं। इसलिए अगर सरकार राज्यपाल से यह कहती है कि विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाए, तो राज्यपाल ने कहा कि यह संभव ही नहीं, जिसमें विश्वास मत हासिल करने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है, तो फिर हम कैसे वहां पर सत्र आहूत करें। राज्यपाल का तो यह कहना है कि हमने अनेक तकनीकी और संवैधानिक विशेषज्ञों से इस पर सलाह भी ली है और हमें यह लगता है कि अगर किसी अन्य विधायी कार्य के लिए विशेष सत्र आहूत करने की मांग की जाती तो हम उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन यह विश्वास मत हासिल करने का प्रावधान है ही नहीं, तो हम ऐसा विशेष सत्र आहूत कैसे कर सकते हैं, संविधान से इतर हम कैसे जा सकते हैं। अब यह तकनीकी कारण है। अब इस मुद्दे पर आप पार्टी का मानना है कि यह जानबूझकर यह तकनीकी कारण यहां पर निकाले जा रहे हैं और इसीलिए वह फिर से सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है। अब हमने कहा कि इस वजह से राज्यपाल की जो भूमिका है वो बड़ी राजनीतिक हो गई, तो इसलिए तीसरा सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि आखिर राज्यपाल की भूमिका होनी क्या चाहिए और राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद होती क्यों है। राज्यपाल को अगर हम देखें तो दोहरी भूमिका में देखे जाते हैं। एक, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उनको देखा जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में सेतु के रूप में उनको देखा जाता है, और दूसरा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल को देखा जाता है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने राज्यपाल को हमेशा राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देखा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां संविधान के तहत दी और इसका मकसद यह था
कि उस दौरान देश में विघटनकारी अलगाववादी ताकतें बहुत सक्रिय थी और चूंकि हमारा जो संघीय ढांचा है वह केंद्रीकृत यानी केंद्र की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है, तो राज्यपाल को एक ऐसे पद के रूप में माना गया जो राज्यों की स्वेच्छाचारिता को रोक सके। इसलिए कहीं ना कहीं राज्यपाल का जो झुकाव है वह केंद्र की तरफ वहां पर होता है। अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाएं या राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएं। हाल के वर्षों में हमने ये देखा कि प्रोएक्टिव गवर्नर का एक दौर लगातार हम देख रहे हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। झारखंड में जो वर्तमान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जब राज्यपाल हुआ करती थी तो आदिवासियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को उन्होंने सदन के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था और माना गया कि यह अपने आप में राज्यपाल की सक्रियता को दिखाता है। इसी तरीके से पंजाब के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, जब तमिलनाडु में राज्यपाल हुआ करते थे तो कहा जाता था कि वह तमाम प्रशासनिक मुद्दों पर पूरे राज्य का भ्रमण किया करते थे, वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाया करते थे और कहा गया यह तो राज्यपाल की सक्रियता है, राज्यपाल को ऐसे कार्य करने चाहिए। केरला में यह देखा गया कि वहां के राज्यपाल के द्वारा कई ऐसे मुद्दे थे जहां राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी की गई। तो राज्यपाल की सक्रियता का दौर हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं। ऐसे में क्या इस सक्रियता को उचित माना जाए या अनुचित माना जाए? अगर एक नजरिए से देखा जाए तो यह सक्रियता अगर निष्पक्ष तरीके से हो तो निश्चित रूप से राज्यपाल एक अहम भूमिका तो राज्य की प्रशासन में और राज्य की सरकार में निभा सकते हैं, निभाना चाहिए भी। लेकिन असल में इतना आसान नहीं है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यहां पर राज्यपाल के संदर्भ में समझिए कि वह क्यों केंद्र के एजेंट के रूप में हो सकता है। वजह यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्र सरकार की सलाह पर, और उसका पदमुक्ति भी वह राष्ट्रपति के हाथों में है, यानी प्रसाद पर्यंत वहां पे होते हैं और राज्यपाल को कभी भी हटाया जा सकता है, यानी उनके पद की कोई सुरक्षा या गारंटी नहीं है। ऐसे में कई बार राज्यपाल राजनीतिक रूप में नियुक्त किए जाते हैं। जो सत्ताधारी दल केंद्र की होती है उसके जो राजनेता, वरिष्ठ राजनेता होते हैं, सक्रिय राजनीति में कभी शामिल रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पुरस्कार के रूप में राज्यपाल बना दिया जाता है। ऐसे में यह माना जाता है कि राज्यपाल की जो निष्ठा और वहां पर वफादारी है, कई बार वह केंद्र की तरफ ज्यादा होती है, अपने राजनीतिक दल के प्रति ज्यादा होती है। इसलिए अगर राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें होती हैं तो राज्यपाल के साथ उनका टकराहट स्वाभाविक रूप में होता है। आरोप यह लगता है कि यह हठधर्मिता दोनों तरफ से देखी जाती है। एक तरफ राज्यपाल व राज्य सरकार को लेकर सहिष्णु नहीं होते हैं, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी एक पूर्वाग्रह लेकर चलती है। अगर विरोधी दल की सरकार है वो मान के चलती है कि यह केंद्र द्वारा भेजे गए राज्यपाल है तो यह हमारे खिलाफ ही काम करेंगे, तो इनके बीच में एक जो तालमेल, एक सामंजस्य होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, तो राज्यपाल का पद राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। ऐसे में इस पूरे तनावपूर्ण संबंधों का प्रभाव हमारे संघीय ढांचे पर दिखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद बढ़ने लगता है। संघीय ढांचा जो सहकारी संघवाद पर आधारित होना चाहिए वह संघर्ष मूलक बन जाता है। इसलिए आवश्यक यह हो जाता है कि इस पूरे प्रकरण को एक व्यापक नजरिए से देखा जाए, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे जब आते हैं, राज्यपाल और राज्य की सरकारों के बीच जब तनाव बढ़ते हैं, तो केवल संघवाद का ढांचा कमजोर नहीं हो रहा है, संवैधानिक पद की जो गरिमा है उस पर सवाल खड़े होते हैं। नागरिकों का जो भरोसा है संविधान में, सरकार में, वो कमजोर होता है। तो इसलिए इसे व्यापक संदर्भ और नजरिए से देखने की जरूरत है कि अगर ऐसी प्रवृत्तियां कैरी करती गई तो संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा, संविधानवाद कमजोर होगा, और इसलिए हमें यह जरूरत लगती है कि राज्यपाल के पद के राजनीतिकरण को समाप्त किया जाए और इस संबंध में सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग के जो सुझाव थे उनको स्वीकार किए जाए। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने यह कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर न करे। पुंछी आयोग का मूलतः यह निर्णय था, यह अनुशंसा थी, बल्कि चयन समिति में कुछ और सदस्यों को लाया जाए और उनकी सलाह पर पारदर्शी तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, और जो उनकी पद मुक्ति की प्रक्रिया है वह प्रसाद पर्यंत न होकर राज्य विधानसभा के महाभियोग के द्वारा वहां पर हटाया जाए। और जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उनके बारे में समझना होगा कि विवेकाधीन शक्तियां सीमित संदर्भों में है, राज्यपाल तानाशाह नहीं है। हर मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना काम नहीं कर सकते हैं, केवल स्पेसिफिक मामलों में कर सकते हैं, और वो भी जो विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं उनका सोच समझकर तार्किक रूप में इस्तेमाल होना चाहिए, मनमाना दुरुपयोग वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं का विकास
हमने नहीं किया और इसी तरीके से केंद्र और राज्य के बीच टकराहट बढ़ती गई तो क्या होगा टीम इंडिया के नारे का, क्या होगा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संवाद के नारे का। हमें अगर देश को आर्थिक रूप में मजबूत बनाना है और एक वैश्विक ताकत बनना है तो यह केवल केंद्र की सरकार के सहारे तो नहीं हो सकता, या केवल राज्यों की सरकारों के सहारे तो नहीं हो सकता। अगर देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है तो केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर सहयोग मूलक संबंध होना ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी ही राजनीति चलती रही और ऐसे ही राजनीतिक पदों का, संवैधानिक पदों का दुरुपयोग और आरोप प्रत्यारोप पूर्वाग्रह के आधार पर चलते रहे तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल राजनीतिक शुचिता का पालन करेंगे और एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का विकास करेंगे, जिससे ऐसी समस्याओं का संवाद के माध्यम से समाधान हो, न कि सार्वजनिक मंचों पर आकर आरोप और प्रत्यारोप किया जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।